हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का वन शॉर्ट रिवीजन। तो बच्चों, हम लोगों ने जैसा आपने देखा होगा जो कॉन्सेप्ट्स हमने पार्ट वाइज किए हैं इस चैप्टर के, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, वो लगभग हमारा 5 से 5.5 घंटे का पूरा डिस्कशन है। ठीक है, तो वो आपको एक बार देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो वन शॉट रिवीजन है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये आपका सेकेंड राउंड जब आप करोगे, सेकेंड टाइम जब आप सिलेबस करोगे, तब आपको उतना डिटेल में कॉन्सेप्ट्स ना देखते हुए अपने जो बनाए हुए नोट्स हैं प्लस ये जो मैं वन शॉट रिवीजन आपको करवाने वाली हूँ, ये आपको करना है और इस तरह से आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड रिविजन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले हमने समझा इसमें कि मीनिंग और डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा था कि बाबू भैया, राजू और श्याम, ये तीनों ने मिलकर, ठीक है, एक अपना कार शोरूम खोला। ठीक है, तो तीनों पार्टनरशिप फर्म में आ गए। पहले बाबू भैया का सिर्फ गराज था, वो सोल प्रोप्राइटर थे, सोल ओनर थे, बट फिर राजू और श्याम के साथ वो पार्टनरशिप में आकर उन्होंने कार शोरूम खोल लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि कौन से सेक्शन नंबर में आपका पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए कि सेक्शन नंबर 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो जैसे कंपनीज पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, उसी तरह पार्टनरशिप फर्म्स पे पार्टनरशिप एक्ट की गाइडलाइंस, उसके रूल्स अप्लाई होते हैं, उसके कानून अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डेफिनेशन दे दी है पार्टनरशिप की, जो क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप इज नथिंग बट इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। ठीक है, तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बाबू भैया, राजू एंड श्याम हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। तो इन्होंने आपस में अग्रीमेंट किया है कि भाई हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, बिजनेस के जो भी प्रॉफिट होगा आपस में शेयर करेंगे। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो या तो तीनों मिलकर उस बिजनेस को कैरी आउट करेंगे, या हो सकता है कि राजू और बाबू भैया नहीं बट सिर्फ श्याम कैरी आउट कर रहा है इन तीनों के बिहाफ पे। ठीक है, वो भी पॉसिबल है। तो कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सबके सब साथ में बिजनेस को कैरी आउट कर रहे हैं, या उनमें से कुछ कैरी आउट कर रहे हैं बिजनेस को बाकी सबके बिहाफ पे। आ गया समझ में? तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन बहुत बढ़िया, बहुत क्लियर हो गई। चलो, उसके बाद हमने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, सोल ओनर क्या होता है और उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो हमने देखा था, जिसमें हमने फाइनल अकाउंट बनाने सीखे थे। क्या क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर पार्टनरशिप की अकाउंटिंग किस तरह से होगी? बाबू भैया, राजू, श्याम तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म खोली, तो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स बोलेंगे। ठीक है, और इन तीनों ने मिला के जो बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। ठीक है, तो क्लास 12th में हम इसका क्या पढ़ने वाले हैं? हम पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करने वाले हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग हम सीख चुके हैं, अब हम पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग सीखेंगे। चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं उनको इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? हम इंडिविजुअली बोलेंगे पार्टनर्स, लेकिन उनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? फर्म। जैसे कि ये हाथ है, ठीक है, इसमें हम हर एक एक इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? उंगलियां हैं, लेकिन जब हाथ को पूरा मिला लेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मुट्ठी। ठीक है, आया समझ में? तो सिमिलरली आपका यहां पर इंडिविजुअली अगर आप देखोगे तो बाबू भैया, राजू और श्याम, ये इंडिविजुअली इनको देखोगे तो इनको क्या बोलेंगे? पार्टनर्स हैं। लेकिन जब इन तीनों को आप कलेक्टिवली देखोगे तो इनको हम क्या बोलेंगे? फर्म। तो इंडिविजुअली पार्टनर और कलेक्टिवली फर्म। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड इज कॉल्ड फर्म नेम। तो जिस नाम से ये पार्टनर्स अपना बिजनेस को कैरी आउट करते हैं उस नाम को हम क्या बोल देते हैं? फर्म नेम। एग्जाम्पल, यहाँ पे बाबू भैया, राजू, श्याम ने क्या रख दिया अपनी फर्म का नाम? हेरा फेरी कंपनी। क्लियर हो गया इतना? चलिए, सेकेंड है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन देखने के बाद अब नेचर ऑफ पार्टनरशिप देखते हैं। तो बच्चों, नेचर ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या है? आप पार्टनरशिप को किस तरह से देख सकते हो? एक व्यू है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और एक है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो हमने देखा था अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि भाई एक इंडिविजुअल, एक सोल प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस, ये दोनों एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। ठीक है, दोनों की सब अलग अलग आइडेंटिटी होती है, और इसीलिए जब भी हम अकाउंटिंग करते थे तो हम हमेशा क्या करते थे? हमेशा हम अपनी
कंपनी अपनी फर्म की जो हमारा उसका ऑर्गेनाइजेशन होता था, उस सोल प्रोप्राइटर का जो बिजनेस होता था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग करते थे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में यही बोला है कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म होगी उसका अपने पार्टनर्स से सेपरेट एंटिटी होगा, अलग एग्जिस्टेंस दोनों का माना जाएगा, दोनों को अलग अलग इंसान माना जाएगा। ठीक है, दोनों अलग हैं। और यहाँ पे अकाउंटिंग कैसे होगी? पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग होगी, जैसे वहां पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में हमने ये पढ़ा था कि भाई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दोनों को अलग नहीं माना गया है। ठीक है, दोनों को एक ही माना गया है। तो नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना गया है पार्टनर्स को अपनी फर्म से। ठीक है, दोनों को एक ही माना गया है। सिंस द फर्म डेट्स कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट असेट्स ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स लायबिलिटी, तो अगर फर्म जो है अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर पा रही है, अपनी उधारियां चुका नहीं पा रही है, तो यहां तक जा सकते हैं कि पार्टनर्स को अपने प्राइवेट असेट्स भी बेचने पड़ जाएंगे फर्म की उधारियों को चुकाने के लिए। आ रहा है समझ में? फर्म की डेट्स को पे ऑफ करने के लिए यहाँ पर पार्टनर्स को अपने पर्सनल असेट्स भी बेचने पड़ जाएंगे। ठीक है, इस लेवल तक जा सकते हैं रिकवरी के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया है। तो बस जल्दी से रिवाइज करो। नेचर ऑफ पार्टनरशिप में क्या सीख लिया? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है मतलब दोनों अलग इंसान है, दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, सेपरेट एंटिटी है दोनों। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, दोनों को एक ही एंटिटी माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर फर्म अपनी उधारी, अपना डेट्स पे नहीं कर पाई, तो पार्टनर्स के प्राइवेट पार्टनर्स के जो पर्सनल असेट्स हैं उनको बेच के फर्म की उधारियों को चुकाया जा सकता है एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर हो गया इतना? चलो वेरी गुड। तो ये दोनों इसमें अलग है और इसमें अलग नहीं है। चलो नेक्स्ट बढ़े, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा था पार्टनरशिप 2 या उससे ज़्यादा पर्सन से ही पार्टनरशिप बन सकती है। तो 2 से कम मतलब एक इंसान तो अगर कुछ भी बिजनेस कैरी आउट करेगा तो उसको तो सोल प्रोप्राइटर ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम 2 लोग तो होना ही चाहिए, तभी तो उनके आपस में अग्रीमेंट हो पाएगा, तभी तो उनके बीच में रिलेशन बन पाएगा पार्टनरशिप का। ठीक है, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स तो चाहिए ही चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स का लिमिट दे दिया गया है एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। ठीक है, तो ये भी आपका एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि हमारा पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करने के लिए, और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स ही हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। और ये किसने बोल दिया है? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 में बोल दिया गया है कि मैक्सिमम लिमिट 50 है। चलो नेक्स्ट, अग्रीमेंट जो है पार्टनर्स के बीच में ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, दोनों ही वैलिड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू भैया, राजू श्याम, इनके बीच में आपस में ये सब बोल के भी बोल सकते हैं कि चलो भाई हम मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, तो वो ओरल अग्रीमेंट भी वैलिड है, और अगर उन्होंने एक पेपर पे साइन सिग्नेचर के साथ, सील ठप्पे के साथ अगर उन्होंने पूरा अग्रीमेंट बनाया है तो वो भी वैलिड है। ठीक है, बट प्रेफर किया जाता है रिटन, क्योंकि ओरल में वो पलट सकते हैं, बट रिटन में जो लिख लिया वो तो लिख लिया। क्लियर हो गया? लॉफुल बिजनेस, ये तीसरा फीचर है हमारे पार्टनरशिप का कि जो भी बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं पार्टनर्स वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, इलीगल बिजनेस अलाउड नहीं है, इलीगल एक्टिविटीज करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस का लॉफुल, बिजनेस का लीगल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है? इट इज कंपल्सरी टू शेयर प्रॉफिट बट नॉट कंपल्सरी टू शेयर लॉस। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये बोला गया कि पार्टनर्स को आपस में प्रॉफिट शेयर करना तो कंपल्सरी है, लेकिन लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है। तो जैसे बाबू भैया ने बोला कि भाई अगर प्रॉफिट होगा तो हम आपस में बांटेंगे तीनों, लेकिन अगर हमारी कंपनी को, हमारी फर्म को लॉस हुआ तो देन मुझे भूल जाना, तुम लोग आपस में निपटना। ठीक है, तो राजू और श्याम फिर लॉस को भुगतेंगे। तो जैसे 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो तीनों 10-10 करोड़ सपोज बांट लिया। ठीक है, उनका इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो तीनों ने बराबरी से बांट लिया। लेकिन अगर सपोज करो लॉस हुआ, 30 करोड़ का लॉस हो गया, तो अब बाबू भैया बोलेंगे कि अब मुझे तुम भूल जाओ। ठीक है, तो बेचारे राजू और श्याम जो है वो 30 करोड़ का प्रॉफिट 15-15 करोड़ करके आपस में भुगतेंगे। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पर बाबू भैया कौन हो जाएंगे? यहाँ पे बाबू भैया हो जाएंगे पार्टनर्स इन प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं लेकिन लॉसेस को शेयर नहीं कर रहे। इतना क्लियर हो गया? तो ये याद रखना कि कंपलसरी है प्रॉफिट शेयर करना, लेकिन लॉस को शेयर करना कंपलसरी नहीं है। कोई भी पार्टनर ऑप्ट आउट कर सकता है।
चलो नेक्स्ट लास्ट है हमारा फीचर म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी कुछ नहीं, बस आपके पार्टनर्स के बीच में एक अनोखा रिश्ता होता है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलता है कि पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। तो पार्टनर्स प्रिंसिपल भी है, पार्टनर्स एजेंट भी है, मतलब पार्टनर्स बॉस भी हैं एक दूसरे के और पार्टनर्स एम्प्लॉयज भी हैं। तो एक पार्टनर ने बाकी पार्टनर्स को कुछ ऑर्डर दिया, ठीक है, कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो बाकी सारे पार्टनर्स को वो ऑर्डर मानने पड़ेंगे। क्लियर हो गया, आया समझ में? तो पार्टनर्स एक दूसरे के बॉस भी है और पार्टनर्स एक दूसरे के एम्प्लॉयज भी है, एक दूसरे के प्रिंसिपल भी है, एक दूसरे के एजेंट भी हैं। तो ये म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये हम डेफिनेशन में देख चुके हैं कि या तो सब लोग मिलकर बिजनेस कैरी आउट कर सकते हैं या कुछ पार्टनर्स बाकी सबके बिहाफ पे बिजनेस को कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप में क्या देखा? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई दोनों अलग एंटिटी हैं, दोनों को अलग इंसान माना जाएगा। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को अलग नहीं माना जाएगा। अगर फर्म की कोई लायबिलिटी है उसको पे ऑफ करने के लिए पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं, ठीक है। फीचर्स में हमने देखा 2 और मोर पर्सन्स, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। अग्रीमेंट जो है ओरल या रिटन हो सकता है। बिजनेस का लॉफुल होना इंपॉर्टेंट है। लीगल एक्टिविटीज कैरी आउट करना इंपॉर्टेंट है। इलीगल एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखा कि भाई प्रॉफिट को शेयर करना कंपलसरी है सारे पार्टनर्स के बीच में, लेकिन लॉस को शेयर करना कंपलसरी नहीं है। कोई भी पार्टनर मना कर सकता है लॉस को भुगतने से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट म्यूचुअल एजेंसी देखा कि पार्टनर्स जो है वो प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं एक दूसरे के, तो बॉस भी हैं, एम्प्लॉयज भी हैं, और बिजनेस जो है सब मिलकर भी कैरी आउट कर सकते हैं या कुछ लोग भी कैरी आउट कर सकते हैं बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे भी। क्लियर हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जल्दी से, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं वो हम देखने वाले हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू, तो हर पार्टनर के पास क्या क्या अधिकार है? पहला अधिकार है पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो डे टू डे आपका जो मैनेजमेंट होता है बिजनेस का, उसमें वो पार्टिसिपेट करे, उसमें वो भाग ले, ठीक है। दूसरा अधिकार क्या दिया हुआ है पार्टनर्स को? बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। तो जो डे टू डे आपके अफेयर्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस के जो डे टू डे डिसीजंस लेने होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में उस पार्टनर से कंसल्टेशन लिया जाए, ठीक है, हर पार्टनर से एडवाइस लिया जाए, ये उसके पास अधिकार है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी पार्टनर से बिना एडवाइस लिए, बिना कंसल्टेशन लिए आप कोई बड़े बड़े डिसीजंस ले लो, ठीक है। हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि उनसे कंसल्टेशन लिया जाना चाहिए, उनसे एडवाइस लिया जाना चाहिए कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले। थर्ड है इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। तो तीसरा अधिकार दिया हुआ है कि हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो जो इंस्पेक्ट कर सके, वो चेक कर सके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसके बिजनेस के, और उसकी एक अपने पास कॉपी भी रख सकता है, ठीक है। वो इंस्पेक्ट करे कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट सही से मेंटेन हो रहे हैं या नहीं, ठीक है, प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है कि नहीं, जो भी उसको इंस्पेक्शन करना है। क्लियर हो गया। चौथा है हमारा शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद द अदर्स इन द अग्रीड रेशियो। तो जो भी पार्टनर्स के बीच में आपस ही अग्रीड रेशियो हुआ है, प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने का जो भी रेशियो अग्री किया गया है, उसमें वो उसको प्रॉफिट मिले या लॉस मिले उसको शेयर करे उनके साथ, ठीक है। तो उसके पास इसका भी अधिकार है कि वो प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करे दूसरे पार्टनर्स के साथ इन द अग्रीड रेशियो। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो अगर कोई भी पार्टनर एडमिशन ले रहा है, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन अगर पार्टनर्स में से एक पार्टनर ने भी मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये पार्टनर एडमिशन ले, ठीक है, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं, तो वो नया पार्टनर एडमिशन नहीं ले सकता, वो इंसान एडमिशन नहीं ले सकता। क्लियर हो गया। तो इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था, एक फर्म है उसमें 48 पार्टनर्स थे, ठीक है, और ए जो है उसमें एडमिशन लेना चाह रहा था। तो अब 48 पार्टनर्स में से 47 पार्टनर्स ने बोला कि ए आओ, तुम्हारा स्वागत है, हम तो खुशी खुशी तुम्हें मतलब तुम्हारा स्वागत करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पॉजिटिवली वोट कर दिया कि भाई ए को आने दो। लेकिन उनमें से एक पार्टनर था जिसने मना कर दिया कि नहीं, वो नहीं, मैं नहीं चाहता कि ए ज्वाइन करे हमारी पार्टनरशिप फर्म। तो वैसे अगर देखा जाए तो मेजोरिटी वाइज 47 पार्टनर्स जो हैं वो जीत रहे हैं, ठीक है। तो एक पार्टनर की बात इतनी वैल्यू नहीं रखती, लेकिन यही तो अधिकार की ताकत है, ठीक है, यही जो राइट्स दिया हुआ है। तो यही एक पार्टनर को राइट दे दिया गया है कि अगर तुम चाहो तो तुम मना कर सकते हो किसी भी पार्टनर का एडमिशन होने से, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्टनर ने भी मना कर दिया, तो ए, भले ही 47 पार्टनर्स ने हाँ बोला, लेकिन एक पार्टनर ने भी मना कर दिया तो ए एडमिशन नहीं ले सकता। आया समझ में? तो इसीलिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
जो हमने देखी थी, फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई भी नया पार्टनर एडमिशन, किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन होना है, उसके लिए कंसेंट ऑफ ऑल, दैट इज ईच एंड एवरी पार्टनर इज रिक्वायर्ड। तो हर एक पार्टनर का कंसेंट होना इंपॉर्टेंट है, तभी नए पार्टनर को एडमिशन मिल सकता है फर्म में। ठीक है, एक पार्टनर ने भी मना कर दिया तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? तो जल्दी से राइट्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला राइट है, पहला अधिकार पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा है कि उससे कंसल्टेशन लिया जाए अफेयर्स ऑफ द कंपनी के बारे में। तीसरा है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है और उसकी कॉपी अपने पास रख सकता है। चौथा उसका राइट है कि वो प्रॉफिट या लॉसेस शेयर कर सकता है बाकी पार्टनर्स के साथ इन द अग्रीड रेशियो। एंड पांचवा अधिकार है कि वो चाहे तो वो डिसअलाउ कर सकता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, वो चाहे तो मना कर सकता है कि कोई भी नया पार्टनर एडमिशन नहीं लेगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलिए, तो राइट्स ऑफ पार्टनर के बाद अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो पार्टनरशिप में क्या बेसिक टर्म्स हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो देखते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल देखा था, जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम था इडियट्स कंपनी। ठीक है, तो इडियट्स कंपनी के 4 पार्टनर्स थे। कौन कौन था? रैंचो, राजू, फरहान एंड प्रिया, ये 4 पार्टनर्स थे। ठीक है, अब हमने देखा है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, हमने पढ़ा है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स, इनकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, ये दोनों अलग इंसान माने जाते हैं एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और अकाउंटिंग जो करते हैं हम, ठीक है, वो हम करते हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली जैसे हम सोल प्रोप्राइटर में, सोल प्रोप्राइटर हमारी जो कंपनी होती थी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग करते थे, ना कि जो सोल प्रोप्राइटर ओनर था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी आपकी जो अकाउंटिंग होगी वो पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग होगी, ना कि आपके पार्टनर्स के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया इतना? तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया। तो हमें जो भी खर्चा या इनकम देखनी है वो हमें पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। चलिए, अब जल्दी जल्दी समझते हैं, 4 कुछ हमारे बेसिक टर्म्स हैं। तो रैंचो यहाँ पर कैपिटल लेकर आया, तो कैपिटल आप सबको पता है, रैंचो कैपिटल लेकर आया पार्टनरशिप फर्म में। तो उसने कहा कि फर्म, मैं आपके लिए कैपिटल लेकर आ रहा हूं, आप मुझे क्या दोगे? तो फर्म ने कहा कि ठीक है रैंचो, तुम मुझे कैपिटल दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। ठीक है, तो फर्म रैंचो जो है वो कैपिटल देगा और उसके बदले में पार्टनरशिप फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रैंचो को देगी, मतलब दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा? फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। आया समझ में? सिमिलरली राजू के फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो उसने फर्म से कहा कि फर्म, मैं थोड़ा सा पैसा निकालना चाहता हूँ, ड्राइंग्स करना चाहता हूँ। तो फर्म ने कहा ठीक है ड्राइंग्स कर लो, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो राजू ने बोला ठीक है, मैं आपको उसके बदले दूंगा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा? मिलेगा। ठीक है, तो मिला मतलब क्या हुआ? इनकम एंड रेवेन्यू। तो पार्टनरशिप फर्म जो भी देगा पार्टनर्स को वो उसके लिए एक्सपेंस है, और पार्टनरशिप फर्म को जो भी पार्टनर से मिलेगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा? इनकम या रेवेन्यू। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लो, फरहान बहुत अच्छे से काम कर रहा था, बहुत सिंसियरली काम कर रहा था, तो पार्टनरशिप फर्म ने कहा कि मैं आपको सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन दूंगा अगर आप इसी तरह अच्छा परफॉर्म करते रहे। तो यहाँ पे सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन जो है पार्टनरशिप फर्म दे रही है फरहान को, दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रिया। तो प्रिया का क्या केस था कि यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म को किसी पैसों की थोड़ी ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने प्रिया से लोन या एडवांस ले लिया। ठीक है, तो प्रिया ने कहा ठीक है मैं आपको लोन या एडवांस दे दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो पार्टनरशिप फर्म ने कहा मैं आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दूंगा। ठीक, तुम मुझे लोन दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट ऑन लोन दूंगा। ठीक है, तो अब पार्टनरशिप फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, अब दिया तो ये क्या हो जाएगा? फर्म के लिए एक्सपेंस। आया समझ में? तो इस तरह से आपने एक चीज समझ ली, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या होता है, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन का क्या कॉन्सेप्ट है, लोन, एडवांस और इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जल्दी से रिवाइज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होगा? एक्सपेंस, क्योंकि उसने दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को मिलता है तो उसके लिए क्या होगा? इनकम या रेवेन्यू। सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन पार्टनरशिप फर्म देता है, ठीक है, पार्टनर्स को, तो वो क्या होगा? एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो फर्म ने लोन लिया पार्टनर से, उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनरशिप फर्म देती है वो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। तो ये हो गए आपके बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप जो होती है वो एग्जिस्टेंस में कब आती है? जब 2 तरह के अग्रीमेंट होते हैं, या तो अग्रीमेंट ओरल हो या रिटन हो। ठीक है, तो जो रिटन अग्रीमेंट होता है ना बच्चों, उसी को हम क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप डीड, या इसको और क्या बोल सकते हैं? मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि रिटन अग्रीमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, या उसका दूसरा नाम क्या है? मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप।
अब ये क्या होता है, पार्टनरशिप डीड बेसिकली कुछ नहीं, एक पेपर होता है, लीगल पेपर होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, बेसिकली स्टैम्प पेपर पे पूरा बनता है ये आपका पार्टनरशिप डीड। और इसमें बहुत बहुत डिटेल में सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारे क्लॉजेस लिखे होते हैं और उस पर सारे पार्टनर्स क्या होते हैं, अपनी सहमति देते हैं, अपना कंसेंट देते हैं सिग्नेचर करके। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल पार्टनर्स कंटेनिंग वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप। इसमें बहुत सारे जो डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे पार्टनरशिप के, क्या क्लॉजेस होंगे, वो सब लिखा रहता है। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है आपका पार्टनरशिप डीड। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होते हैं। पार्टनर्स का नाम होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस ये लोग कैरी आउट कर रहे हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन पार्टनर कितना कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, कैपिटल में किस पार्टनर कितना कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म कितना चार्ज करेगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में क्या क्या होगा, कितना कितना अग्रीड रेशियो रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज क्या होगा, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को कितना रेम्यूनरेशन, कितना सैलरी दिया जाएगा, एंड पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी। यही सब आप पढ़ते हो, यही सब चीजें आपकी इंक्लूडेड होती हैं इस एक डीड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन एब्सेंस ऑफ बिलो प्रोविजंस इन पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में हमने देखा कि बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी होती हैं, लेकिन अगर इनमें से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है, चुप है, कुछ भी डिटेल में अलग से स्पेसिफाई नहीं किया है, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं, तब होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का रूल। तो पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएंगे। आया समझ में? और वो प्रोविजंस क्या बोल रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज यहां पर हमें प्रॉफिट लॉस का क्या रेशियो होगा नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट क्या होगा नहीं स्पेसिफाई किया, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट स्पेसिफाई नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट स्पेसिफाई नहीं किया, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में पार्टनरशिप डीड चुपचाप बैठी है। तो हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि अगर आपको ये नहीं दिया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर्स के बीच में, तब आपको क्या करना है, तब सारे पार्टनर्स जो है वो इक्वली प्रॉफिट को बांट लेंगे, कोई डिस्प्यूट नहीं। ठीक है, तो कोई अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड में, तब आपको क्या करना है, तब आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे और सारे पार्टनर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस का। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड चुपचाप बैठी है, तो क्या बोला है पार्टनरशिप एक्ट ने, बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर आपका कुछ भी नहीं लेना देना होना है, निल रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी देना नहीं पड़ेगा फर्म को। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी अगर पार्टनरशिप डीड कुछ भी मेंशन नहीं कर रही है तो फर्म जो है वो पार्टनर से कुछ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेगी, निल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट होगा। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय पार्टनर, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस बाय पार्टनर, अगर पार्टनर से कोई लोन लिया है उस पर अगर फर्म को कोई इंटरेस्ट देना है बट उसका रेट अलग से हमने पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आपका पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि आपको 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा पार्टनर्स को, फर्म को देना पड़ेगा पार्टनर्स को। ठीक है, क्लियर हो गया? रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, तो अगर हमारी पार्टनरशिप डीड रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है तो आपका रेम्यूनरेशन क्या हो जाएगा, निल। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये हम देख चुके हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स में। ठीक है, कि अगर न्यू पार्टनर को एडमिट करना है तो उसको एडमिट करने के लिए सबसे बड़ा रूल क्या है कि सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना इंपॉर्टेंट है। अगर एक पार्टनर ने भी मना कर दिया उस पार्टनर के एडमिशन से तो वो पार्टनर का एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स अग्री टू इट, ईच एंड एवरी पार्टनर गिव्स हिज कंसेंट फॉर दिस एडमिशन। क्लियर हो गया? तो ये आपको पता चल गया कि इन सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें हमारी पार्टनरशिप डीड में एब्सेंट है, साइलेंट है, तो इन पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होके क्या क्या चीजें हमारे, क्या क्या प्रोविजंस हैं। क्लियर हो गया? प्रॉफिट लॉसेस इक्वल बांटने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेम्यूनरेशन सब कुछ निल होगा, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन 6% पर एनम देना पड़ेगा, और एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है वो तभी होगा जब सारे पार्टनर्स कंसेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और कॉन्सेप्ट, 7th कॉन्सेप्ट जो है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमने देखा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो इसके लिए हमने 2 अकाउंट्स बनाए, एक हमारा पीएनएल अकाउंट जो हम बचपन से क्लास 11 से बनाते हुए आ रहे हैं, और एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब आप सबने पीएनएल अकाउंट बनाया है, हमारा फाइनल अकाउंट जो क्लास 11 में पढ़ा था, तो उसमें आपको याद होगा हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे।
ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ सारी चीजें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता है सारे एक्सपेंसेस या खर्चे या लॉसेज हम डेबिट साइड में लिखते हैं और सारे इनकम और गेन जो है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट बना होगा उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा, ये हम करते आ रहे हैं 11 से, उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी थे वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख चुके होंगे। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो हमारे कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सारे इनडायरेक्ट खर्चे हमारे यहाँ पे आएंगे और सारी इनडायरेक्ट इनकम्स हमारी यहाँ पे आएंगी और उसके बाद हमारा क्या कैलकुलेट होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। अब इसके बाद आगे की कहानी हमारी अब 12th क्लास की आ जाएगी। क्या, अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आया है, ठीक है, हमें क्या करना है इसको बच्चों, हमें इसको ट्रांसफर करना है कहाँ पर, हमें करना है इसको ट्रांसफर अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे जो भी अप्रोप्रिएशंस हैं पार्टनर से रिलेटेड, जो भी ऐसी चीजें हैं जो फर्म पार्टनर को दे रही है, पार्टनर से ले रही है, ठीक है, वो हमारे सारे इस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हमारा फाइनल प्रॉफिट आएगा जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। इसको हम पार्टनर्स में आपस में बंटवारा करेंगे। लेकिन अब आपको मेन कॉन्सेप्ट जो समझना है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर जरा एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पे चीजें देखी थी, क्या क्या चीजें होती हैं फर्म के लिए, क्या क्या खर्चे होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और फर्म के लिए इनकम क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चलो फिर हमने यहाँ पर सारी चीजें लिख ली, जो भी खर्चे हैं फर्म के वो लिख लिए और आपकी जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम हो रही है वो हमने क्रेडिट साइड में P&L अप्रोप्रिएशन की लिख ली, जो पार्टनर से रिलेटेड थी, ठीक है। और अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज ए रिजर्व भी रखना है अलग से, तो वो आप वो हिस्सा हटा के फिर रिमेनिंग जो केक बचेगा आपका वो आप पार्टनर्स में बांटोगे, वो पार्टनर्स आपस में मिल बांट के खाएंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इतना क्लियर हो गया। अब जल्दी से एक चीज समझते हैं। फिर हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन जो एक एक्सपेंस है जो पार्टनर को दिया जा रहा है वो हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं लेते हैं, उसको हम P&L अकाउंट में लेते हैं, ठीक है। तो P&L अकाउंट में हमने ऐसे 3 चीजें देखी थी जो रिलेटेड तो थी पार्टनर्स से, लेकिन वो P&L अप्रोप्रिएशन का हिस्सा नहीं बन रही थी, वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखी जा रही थी डेबिट साइड पे। क्या क्या था वो, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन और रेंट पेड टू एनी पार्टनर। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो पार्टनर को आप दे रहे हो लेकिन वो P&L अकाउंट में जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो मैंने आपको याद करवाया था, किस तरह से याद करवाया था कि ऐसी चीजें हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो है किसी और पर्सन को भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर पार्टनर नहीं हमें लोन देता तो कोई और लोन दे देता, उसको हम इंटरेस्ट ऑन लोन देते। अगर पार्टनर मैनेजर नहीं होता तो कोई और मैनेजर होता, उसको मैनेजर्स कमीशन दे देते। अगर पार्टनर हमें अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं देता तो कोई और रेंट पे दे देता, हम उसको रेंट दे देते, ठीक है। तो ये जो रोल दूसरे लोग भी निभा सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो खर्चे हैं वो हमारे कहाँ आ जाएंगे, P&L अकाउंट में। लेकिन कैपिटल तो सिर्फ पार्टनर ही ला सकता है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको जो दिया जा रहा है वो हम P&L अप्रोप्रिएशन में ले रहे हैं। सैलरी रेम्यूनरेशन या कमीशन, उसके मेहनत करने का जो पार्टनर मेहनत कर रहा है वो सिर्फ उसी को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हम P&L अप्रोप्रिएशन में ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सिर्फ पार्टनर ही कर सकता है फर्म से, तो उससे जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें मिल रहा है वो हम P&L अप्रोप्रिएशन में ले रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। तो क्या चीजें आपकी P&L अकाउंट में आएंगी और क्या चीजें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगी, ये आपको समझ में आ गया। अब जो चीजें आपकी, जो भी खर्चे जो आपके P&L अकाउंट में आते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। और जो भी खर्चे आपके यहाँ पर आपके आ रहे हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्म को ये पे करने पड़ेंगे भले ही फर्म का लॉस हो रहा हो, भले ही फर्म लॉस में जा रही हो, लेकिन ये तो एनी हाउ पे करने ही पड़ेंगे। तो फर्म हैज टू पे दीज एक्सपेंसेस इवन इन केस ऑफ लॉस। लेकिन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये जो चीजें हैं ये पार्टनर्स को तभी मिलेंगी जब फर्म जो है वो प्रॉफिट में जा रही हो। अगर फर्म लॉस में जा रही है तो ये सारे पार्टनर्स को भूल जाना पड़ेगा, ये पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और ये फर्म को देना ही पड़ेगा भले लॉस में भी हो।
ये आपके सारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे क्या आ रहे हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं इनको। ये तभी देना है जब फर्म प्रॉफिट में है, अगर फर्म लॉस में है तो ये पार्टनर्स भूल जाएंगे, ये उनको नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। चलिए इसके बाद हम कुछ टर्म्स में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो पहला डिफरेंस है नेट प्रॉफिट वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिविजिबल प्रॉफिट में। तो ये क्या डिफरेंस होता है, जैसे अभी हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। तो पीएनएल अकाउंट के एंड में जो आता है आपका सारे खर्चे और इनकम्स देखने के बाद वो आता है क्या, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमेशा आपका कब आएगा, एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है, उसके बाद इस नेट प्रॉफिट को हम लेके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सारे पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी अप्रोप्रिएशंस है वो करते हैं, और उसके बाद हमारा आता है ये वाला प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब ऐसा केक जो अब बंटने के लिए तैयार है पार्टनर्स में सारे अप्रोप्रिएशंस हो जाने के बाद। तो ये आपका कब आता है, एंड ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, तो सारे खर्चे माइनस करने के बाद, सारे अप्रोप्रिएशंस हटाने के बाद अब जो बचा हुआ हिस्सा है केक का, जो अब फाइनली पार्टनर्स खाने वाले हैं, वो होगा हमारा क्या, डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो आता है हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के एंड में। आया समझ में? तो आपको नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट में समझ में आ गया। नेट प्रॉफिट आता है एंड ऑफ पीएनएल अकाउंट में, और डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट आता है एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिफरेंस है ड्रॉइंग्स वर्सेस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो ड्रॉइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस है, बहुत सिंपल है। ड्रॉइंग्स जो है वो टेम्पररी नेचर का विड्रॉइंग होता है। बेसिकली अगर किसी पार्टनर ने कुछ 5,000 रुपए ड्रॉ किए फर्म से, ठीक है, तो वो उसका ड्रॉइंग्स है। ठीक है, उसके बदले में वो क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पर इफेक्ट ड्रॉइंग्स का किस पे पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे, ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। ठीक है, और ये आपको ड्रॉइंग्स हमेशा याद रखना है कि टेम्पररी नेचर का होता है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होता है कि परमानेंटली अपनी पूंजी से कुछ पैसा निकाल लिया, परमानेंटली अपने कैपिटल में से पैसा निकाल लिया, अपने कैपिटल को कम कर दिया। ठीक है, तो वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो होता है परमानेंट नेचर का होता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहीं ना कहीं विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो है कैपिटल को अफेक्ट करता है, तो इसलिए आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे अफेक्ट होगा, ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आया समझ में? तो बस जल्दी से रिवाइज कर लो। ड्रॉइंग्स क्या होता है, टेम्पररी नेचर का होता है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल परमानेंट नेचर का होता है, हमेशा हमेशा के लिए वो पूंजी में से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ड्रॉइंग्स का इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे पड़ेगा, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल का इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब कुछ जर्नल एंट्रीज देखी थी हमने। तो ये जो हमने पीएनएल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, इसकी हमने कुछ जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम पीएनएल अकाउंट की एंट्रीज देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे, जर्नल एंट्री खर्चे को ड्यू करने की एंट्री, और दूसरी एंट्री क्या करेंगे, जो खर्चा ड्यू किया है उसको मारकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाने की एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर पहली एंट्री क्या दिख रही है, प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री पहली इंटरेस्ट ऑन लोन की हो जाएगी, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। ये हमें पता है खर्चा ड्यू किया हमने, लोन अकाउंट हमारा ये इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है तो डेबिट किया, और हमारा लोन उतने से और बढ़ रहा है, सपोज 10,000 का लोन था, उस पर आपने 1,000 इंटरेस्ट ड्यू किया, तो अब टोटल आपको सामने वाले को कितना देना है, 11,000 देना है। 10,000 लोन का और 1,000 इंटरेस्ट का, तो ये वो वाली एंट्री हो गई। इसके बाद जब ये आपने डेबिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसको आप मार के कहाँ लेके जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब अगर आपको बोला कि इसकी कंबाइंड एंट्री करनी है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट और इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका सीधे सीधे क्या एंट्री हो जाएगी, सिंगल एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। क्लियर हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट फिर हमने देखा था मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर्स कमीशन के रिगार्डिंग क्या एंट्री हो जाएगी, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट। अगर आपने उसको पे कर दिया है कमीशन को, तो टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है, लेकिन अगर पे नहीं किया है तो ये एक्सपेंस क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या लिख दोगे, मैनेजर्स कमीशन पेबल। ये हो गई आपकी खर्चा ड्यू करने की एंट्री। तो मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश और मैनेजर्स कमीशन पेबल, वॉट एवर इज द सिचुएशन, ये आपकी ड्यू करने की एंट्री हो गई। उसके बाद इस खर्चे को मार कर आपको पीएनएल अकाउंट में ले जाना है, तो आप क्या एंट्री करोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। तो हमने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिख दिया, टू मैनेजर्स कमीशन। इसी तरह से रेंट पेड टू एनी पार्टनर, अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो पहला खर्चा ड्यू करने की एंट्री करेंगे, क्या होगा, रेंट हमारा जो खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर पे कर दिया है सेम बिल्कुल इसी की तरह, और अगर नहीं पे किया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रिएट हो जाएगा, दैट इज रेंट पेबल। ठीक है, तो रेंट ड्यू हो गया, एक्सपेंस ड्यू हो गया यहाँ पर हमारा। ठीक है,
उसके बाद इस खर्चे को जो डेबिट किया है इसको मारकर हम कहाँ लेके जाएंगे, P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड पे टू रेंट। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया पूरी कहानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब आ जाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो जितने अप्रोप्रिएशंस है इन सब की किस तरह से एंट्री होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब जर्नल एंट्रीज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की देख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर की सैलरी या कमीशन, इनका किस तरह से एंट्री होगी। पहला एंट्री वही सेम, खर्चा ड्यू करने की एंट्री होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो वो डेबिट करो, सैलरी दी है तो डेबिट करो, कमीशन दिया है तो डेबिट करो, ठीक है। और क्रेडिट क्या करोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये पार्टनर को मिलने वाला है तो पार्टनर का कैपिटल उतने से हम बढ़ा देंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद ये जो खर्चा है कि ड्यू तो कर दिया, अब इसको मार के कहाँ लेके जाएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे मारने के लिए क्रेडिट करेंगे और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। तो इस तरह से आपका ये क्या एंट्री हो जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या टू सैलरी रेम्यूनरेशन और कमीशन टू पार्टनर्स। आया समझ में। और अगर आपको बोला कि इसकी सिंगल एंट्री पास करनी है, कंबाइंड एंट्री पास करनी है, तो यहाँ पर आपका ये डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की क्या एंट्री होगी, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, पहली एंट्री हम इनकम ड्यू करने की एंट्री करेंगे कि इनकम मिल रही है फर्म को। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से रिकवर करेंगे, तो पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और हमारे लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है, तो क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर इस इनकम को हम मार के कहाँ ट्रांसफर करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन में। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। इसमें भी अगर आपको सिंगल एंट्री पास करनी है तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो रहा है, तो सीधे सीधे आप क्या एंट्री कर सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया इतना। तीसरी चीज, अगर आपने रिजर्व हटाया है, अलग से प्रॉफिट आपका जितना केक बचा उसमें से थोड़ा हिस्सा आपने थोड़ा सा हिस्सा रिजर्व के लिए रख दिया, ठीक है, अपनी एक अलग से गुल्लक बना ली, तो उसके लिए क्या करोगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप क्या करोगे, टू रिजर्व। तो आपकी बहुत सिंपल एंट्री हो जाएगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हमारा एट द एंड जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा, जो हमारा लास्ट पीस ऑफ केक बचेगा, जो सारे पार्टनर्स आपस में मिल बांट के खाएंगे, उसकी क्या एंट्री होगी, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि ये आपका आप प्रॉफिट बच रहा है, उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको आप मार के सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। आया समझ में, ईजी था। तो ये दोनों जर्नल एंट्रीज P&L अकाउंट की क्या एंट्रीज होंगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्या एंट्रीज होंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको बस समझने की जरूरत है, इसलिए मैंने आपको समझा के एक बार फिर से वन शॉट रिविजन में इसका रिविजन करवाया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्लास 11th में हमने सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, जिसमें ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखते थे और ड्राइंग्स का इफेक्ट लेते थे, और इस तरह से हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे। तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आता है बस। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट आ जाता है, इजी है बहुत ज़्यादा। दो तरह से होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, देखो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में आपकी बनेंगी दो गुल्लक, ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में आपकी बनेगी सिर्फ और सिर्फ एक गुल्लक। अब जिस तरह से आपका बैंक में, ठीक है, आपको कैसे याद रखना है, देखो, जब फिक्स्ड वर्ड आ जाए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट आ जाए, तो समझ जाना कि वहां पे एक आपको FD बनाना है और एक आपको करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो जैसे हम बैंक में एक FD बनाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बनाते हैं, तो आप ये समझ लेना, एक गुल्लक है हमारी, जो हमारी जिसको कहते हैं हम क्या, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और दूसरी गुल्लक जो है हमारी, उसको हम क्या बोलते थे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारा बैंक के करंट अकाउंट की तरह होता है। तो एक आपका FD अकाउंट होता है और एक आपका करंट अकाउंट होता है। आ रहा है समझ में। अब इसमें क्या होता है, जैसे FD अकाउंट में सिर्फ एक बार आपने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, वो आपकी डिपॉजिट फिक्स हो जाती है, उसमें से आप बार बार ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है। पार्टनर्स का करंट अकाउंट बिल्कुल हमारे बैंक के करंट अकाउंट की तरह होता है, जो भी आ रहा है आने दो, वो सब इसी में आएगा करंट अकाउंट में, और जो भी पार्टनर्स के
अकाउंट से जा रहा है वो हमारे पार्टनर करेंट अकाउंट से उसकी जाने की एंट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपके बहुत मिनिमम कुछ मेजर ट्रांजैक्शंस जो होंगे, 2-3 ट्रांजैक्शन बस वो यहीं पर होंगे फिक्स डिपॉजिट वाले फिक्स कैपिटल अकाउंट में, और जो आपका करेंट अकाउंट में उसमें बचे हुए सारे ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे। लेकिन आपका जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, अब वहाँ पे कोई एफडी अकाउंट या कोई करेंट अकाउंट नहीं बनता, वहाँ सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसी एक अकाउंट से जितने भी चीज़ें आ रही हैं और जितनी भी चीज़ें जा रही हैं वो सब आपकी इसी एक अकाउंट से होती है। क्लियर हो गया डिफरेंस? चलो अब इसका एक बार जल्दी से फॉर्मेट देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम 2 अकाउंट बनाते हैं। ये हमारा होता है पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, ये एफडी अकाउंट हो गया, ये आपका करेंट अकाउंट हो गया। अब एफडी अकाउंट में आपका क्या क्या होता है, देखो ओपनिंग बैलेंस होता है आपका, उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जो आपका मेजर जो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं बस वही आते हैं, तो एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किया वो आपका यहाँ पर आएगा। और अगर कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ, ड्रॉइंग्स नहीं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल की परमानेंट नेचर से अगर आपने अपनी पूंजी को कम किया, विड्रॉ कर लिया, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। जितने पार्टनर्स होंगे उतने यहाँ पे कॉलम्स बनते जाएंगे। क्लियर हो गया? तो पार्टनर्स फिक्स कैपिटल में जल्दी से रिवाइज करते हैं। ओपनिंग बैलेंस आएगा, एडिशनल कैपिटल आएगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आएगा और क्लोजिंग बैलेंस आएगा, दैट्स इट। अब जो बचे हुए जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं बाकी के, ठीक है, वो सब हमारे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में। तो जो भी चीज़ें हमारे कैपिटल को बढ़ा रही हैं वो सारी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी, और जो भी चीज़ें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को घटा रही हैं वो सारी डेबिट साइड पे आ जाएंगी। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे देखो क्या क्या आ जाएगा, पहले तो ओपनिंग बैलेंस ही आ जाएगा करेंट अकाउंट का, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है फॉर द कैपिटल दे हैव इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, उसके बाद सैलरी कमीशन पार्टनर्स को मिलती है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट आया है तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, उससे उनका कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर्स ने कुछ किसी तरह से ड्रॉइंग्स की हैं तो वो कैपिटल को कम करती है, इसलिए वो डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो पार्टनर्स को ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है फर्म को, तो वो भी आपका कैपिटल अकाउंट को कम कर दी है। और अगर कोई लॉस हुआ है तो हम कैपिटल अकाउंट को उस लॉस से एडजस्ट करते हैं, तो उतने से कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है, और इस तरह से आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अगर आपका सपोज पार्टनर्स करंट अकाउंट नेगेटिव बैलेंस दिया है तो आपका यहाँ पर डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, 2 गुल्लक बन गई, एक गुल्लक हमारी बन गई फिक्स्ड, एक गुल्लक हमारी बन गई करेंट। ठीक है, चलो अब अगर ये आ गया तो बस कुछ नहीं करना है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या हो जाएगा, बस ये बीच की जो दीवार है ये हट जाएगी और ये दोनों अकाउंट एक बन जाएंगे। कैसे होगा देखो, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा, अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, 2 अकाउंट नहीं बन रहे। ओपनिंग बैलेंस एक होगा, क्लोजिंग बैलेंस एक होगा, बाकी सारे ट्रांजैक्शंस, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट, सब कुछ, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये पूरा एक सिंगल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुल्लकों को मिलाकर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक गुल्लक बन जाएगी आपकी, सिर्फ एक सिंगल गुल्लक बनेगी। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 कैपिटल अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड एफडी वाली गुल्लक, और एक बनेगी हमारी करेंट अकाउंट की गुल्लक। ठीक है, दैट इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक हमारा गुल्लक बनेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। यहाँ पर सिर्फ हमारे बहुत मेजर ट्रांजैक्शन आएंगे, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैपिटल और क्लोजिंग बैलेंस, बस। तो आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट में यही एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन करंट अकाउंट में बाकी सारे ट्रांजैक्शन जितने भी हैं वो सब कुछ यहीं से आना जाना होगा। क्लियर हो गया? और यहाँ पर हमारी इस गुल्लक में सारे ट्रांजैक्शन, चाहे वो आपके एडिशनल कैपिटल हो, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो, ड्रॉइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी हो, सब कुछ यहीं से आपका ट्रांजैक्शन इस कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो जाएगा। अब फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को देखने के बाद और उनके फॉर्मेट्स को समझने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं आगे, रेम्यूनरेशन कमीशन टू पार्टनर्स। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने पीएनएल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारी कुछ चीज़ें आती थी, उसका हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन और ये सब कैलकुलेट करना, जो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, वो बहुत ईजी है। तो वो तो आपको पता ही है कि कुछ नहीं, जो आपका लोन अमाउंट है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, ये आपको करना है। और अगर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए लिया है तो इंटू
जितना भी पीरियड के लिए हमने लिया है डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना तो बहुत ईजी है। अभी बाकी जो पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली चीजें हैं वो हम अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले रेम्यूनरेशन या कमीशन टू पार्टनर्स। तो रेम्यूनरेशन या कमीशन क्या होता है? इट इज अलाउड टू द पार्टनर्स फॉर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो बिजनेस की देखभाल करने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए पार्टनर्स को क्या दिया जाता है? रेम्यूनरेशन या कमीशन। ये अलाउ किया जाता है ओनली इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स टू अलाउ इट, अदरवाइज नॉट। तो हम देख चुके हैं अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि आपको रेम्यूनरेशन या कमीशन देना है पार्टनर को, ठीक है, तभी ये दिया जाएगा, नहीं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है जो बोलता है कि रेम्यूनरेशन या कमीशन निल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अलाउड ओनली व्हेन फर्म अर्न्स प्रॉफिट एज इट इज एन अप्रोप्रिएशन एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला आइटम है। तो ये तभी दिया जाएगा जब फर्म प्रॉफिट अर्न करती है। अगर लॉस होता है, लॉस इनकर करती है, तो ये नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, ये अपने पीएनएल अकाउंट में आइटम्स जो आ रहे थे वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आ रहे थे वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट थे। याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट। अब सैलरी पेबल टू पार्टनर। तो पार्टनर को जो सैलरी देनी है वो आपको एज अमाउंट दी होगी क्वेश्चन में कि इतनी सैलरी पर मंथ या एनुअल इतनी सैलरी देनी है। ठीक है, तो उसका हमें इतना कोई लोड नहीं है। लेकिन कमीशन पेबल टू पार्टनर जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो हमें दिया रहेगा स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो उसमें किस तरह से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है वो देख लो जल्दी से। पहला केस है, या तो आपको दिया रहेगा परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? जो आपके पीएनएल अकाउंट के एंड में आता है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है? जो आपके पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के एंड में आता है। तो परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो बिफोर जब आपको वर्ड बोल रहे हैं तो आप क्या कर दोगे? नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो भी आपका जिसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है बिफोर कमीशन, जो आपका नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो लोगे, इनटू रेट ऑफ कमीशन जो आपको रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहीं पर सेम चीज, अगर परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर वर्ड अगर यूज कर लिया चार्जिंग कमीशन, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, तो आपको क्या करना है? फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन। बस यहाँ पे 100 की जगह आ जाएगा क्या? 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो अब आपको समझ में आ गया? अगर बिफोर है, ठीक है, और आफ्टर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सपोज नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। ठीक है, अगर आफ्टर बोला है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बस ये दोनों में आपको बिफोर आफ्टर में कमीशन का कैलकुलेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये इजी था, 2 फॉर्मूले थे इसमें, क्लियर है? एक बिफोर चार्जिंग कमीशन, एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं दूसरा अप्रोप्रिएशन जो हमने पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का किस तरह से कैलकुलेशन होता है? बहुत सिंपल है और बहुत कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है? क्योंकि पार्टनर ने फर्म में कैपिटल का कंट्रीब्यूशन दिया है, अपनी पूंजी लगाई है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट होता है टाइम के बेसिस पे, उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग जल्दी से केसेस रिवाइज कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किए थे। सपोज 1 अप्रैल 2020 को आपका ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है। ठीक है, और पूरे साल फर्म ने वो कैपिटल का यूज किया। ठीक है, पूरे साल उसके पास ये कैपिटल रखा रहा। तो 31 मार्च 2021, 1 साल बाद इस ओपनिंग कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट सपोज दिया हुआ है, तो क्या कर दोगे? पूरे साल का आप लगा दोगे ओपनिंग कैपिटल 1 लाख इंटू 10/100, तो आपका 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। सिंपल था ये वाला। ठीक है, ये तो कोई भी बच्चा भी कैलकुलेट कर सकता है। चलिए केस 2 में एक ट्विस्ट आ गया। ओपनिंग कैपिटल हमारा था 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10%, लेकिन 3 महीने बाद एडिशनल कैपिटल और पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया 50,000 का। ठीक है, अब हमें इस पर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हुआ तो बहुत सिंपल है। 1 लाख आपका कितने महीनों तक रहा? अप्रैल मई जून, 3 महीनों तक रहा। ठीक है, तो 3 महीने 1 लाख पे लगा देंगे 10%, तो 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12, तो आपका कितना आ जाएगा? 2500। अब
यहाँ पर 3 महीने बाद हमारा टोटल कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख ओपनिंग कैपिटल था प्लस 50,000 और आ गया, तो टोटल कैपिटल हमारा 1,50,000 हो गया। और ये कैपिटल 1,50,000 कितने महीनों तक रहा, 9 मंथ्स तक रहा, 31 मार्च तक अगर कैलकुलेट करें तो 1,50,000 पे 10% लग जाएगा कितने मंथ्स के लिए, 9/12, तो आपका कितना आ जाएगा इसका इंटरेस्ट, 11,250। तो 2,500 रुपये का इंटरेस्ट 3 महीनों के लिए आ जाएगा और 11,250 आपका 9 महीनों के लिए आ जाएगा। तो इनका टोटल करो 13,750 आपका पूरे साल का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। सिंपल है। चलिए केस 3 हमने देखा था, इसमें अलग टाइप का ट्विस्ट है। ओपनिंग कैपिटल 1 लाख था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, लेकिन 2 महीने बाद पार्टनर ने विथड्रॉल ऑफ कैपिटल किया, मतलब परमानेंटली अपनी पूंजी को विड्रॉ कर लिया, कितना, 40,000। इसमें कैसे कैलकुलेट होगा, बड़ा इजी है। 1 लाख पे कब तक रहा, 1 लाख 2 महीने तक रहा, तो 1 लाख पे 10% लगा दो 2 महीने के लिए, कितना हो गया, 1667। तो ये 2 महीने के लिए 1667 आपका इंटरेस्ट का मीटर घूम गया। उसके बाद अब आपका कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 1 लाख में से 40,000 विड्रॉ कर लिया, तो अब आपका कैपिटल कितना बचा, 60,000। और 60,000 कितने महीनों के लिए रहा, 10 महीनों के लिए रहा। तो अब सीधे सीधे क्या करोगे, 60,000 पे 10% लगा दोगे, कितने महीनों के लिए, 10 महीनों के लिए। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा कितना, 5,000। ठीक है, तो बस आपका टोटल कितना हो जाएगा पूरे साल का, 1667 प्लस 5,000 दैट इज 6,667। यह आपका हो जाएगा केस 3। अब केस 4 में इन दोनों का मिक्सचर देख लेते हैं। तो केस 4 में सपोज क्या हुआ, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, 3 महीने बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 50,000, 4 महीने बाद विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ 40,000 का। तो हमें पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, बहुत ईजी है। 1 लाख कितने महीनों के लिए रहा, 3 महीनों के लिए रहा, तो 1 लाख पे 10% लगाओ, 3 महीने के हिसाब से कितना हो गया, 2,500। उसके बाद हमारा एडिशनल कैपिटल हुआ 50,000, तो हमारा टोटल कैपिटल कितना हो गया, 1,50,000। 1,50,000 कितने महीनों तक बना रहा, 4 महीने, तो 1,50,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12 कर दो, कितना आ गया, 5,000 आ गया। ठीक है, उसके बाद 4 महीने बाद हमारा एक दूसरा इवेंट हुआ, क्या, विड्रॉल ऑफ कैपिटल 40,000। तो अब 1,50,000 का कैपिटल था, उसमें 40,000 विड्रॉ हो गया, तो अब कितना बचा, 1,10,000। तो 1,10,000 कितने महीनों तक रहा आपका, 31 मार्च 2021 तक, कितने महीनों तक, 5 महीनों तक। तो बस लगा दो 1,10,000 पे 10% इंटू 5/12, तो कितना आ जाएगा, 4,583। तो 2,500 आपका यहाँ तक का इंटरेस्ट आ जाएगा, 5,000 आपका यहाँ तक का इंटरेस्ट आ जाएगा, और 4,583 यहाँ वाला इंटरेस्ट आ जाएगा। इन तीनों को मिलाओगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा ऑन कैपिटल कितना, 12,083। क्लियर हो गया इतना। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग, तो हमारे लिए जीवन इतना आसान नहीं होता। ठीक है, हमें ओपनिंग कैपिटल इतनी जल्दी ऐसे इतनी इजीली नहीं दिया जाएगा। कई बार कई क्वेश्चंस में हमें ओपनिंग कैपिटल खुद निकालना पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो मीटर घूमता है वो ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट होना स्टार्ट होता है। और अगर आपको ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दिया तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे। तो ये आपको दिया है कि अब आपको ओपनिंग कैपिटल अगर मिसिंग है तो आप कैसे निकालोगे। 2 मेथड्स देखे हमने कैपिटल अकाउंट के, एक फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम देखा और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम देखा। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम यहाँ पे आ जाता है, फॉर्मेट खोल लेते हैं जो हमने देखा था। अब यहाँ पर बड़ा सिंपल है, आपको ये निकालना है, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप करोगे क्लोजिंग बैलेंस प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल करोगे, तो आपका ये आ जाएगा। इस तरह से ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, देखो बस यही तो है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखो आप, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, आपका क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। सिमिलरली अब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या आ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमारे सारे ट्रांजैक्शंस एक ही मटके में एक ही गुल्लक में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, पूरे डेबिट साइड का टोटल करोगे, क्लोजिंग प्लस P&L लॉस प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस ड्रॉइंग्स प्लस अगर कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है माइनस ये सारी क्रेडिट वाली चीज़ें करोगे, तो आपका यहाँ का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही करना है हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल प्लस सारे डेबिट वाले आइटम्स, डेबिट साइड की जितनी भी चीज़ें थी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो सब ले लिया, माइनस क्रेडिट साइड की जो चीज़ें थी, एडिशनल कैपिटल, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। तो इस तरह से आपको रिवर्स वर्किंग करनी है। जब आपको फिक्स कैपिटल सिस्टम दिया है तब आपको सिर्फ क्लोजिंग में ये विड्रॉल और एडिशनल का इफेक्ट देना है। ठीक है,
आपको डेबिट साइड का टोटल लगाना है, माइनस करना है क्रेडिट साइड का, और आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। सिमिलरली आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में क्या करना है, आपको रिवर्स वर्किंग करनी है, डेबिट साइड का टोटल लगाओगे, उसमें से सारे क्रेडिट साइड वाले आइटम्स माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर हो गया इतना? एक बार फिर से जल्दी से देख लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकालने के लिए आपने ये ऐड किया, माइनस किया, तो ये आ गया फिक्स्ड कैपिटल में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये सारी चीज़ें ऐड की, माइनस ये किया, तो आपका ये वाला बैलेंसिंग फिगर आ गया, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर हो गया इतना? चलिए जल्दी से अब नेक्स्ट टॉपिक और देख लेते हैं। रेम्यूनरेशन देख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया, अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स हम सबको पता है क्या होता है। ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड बाय पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग्स क्या होता है, जो पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं अपने बिजनेस में से, वो कैश में भी हो सकता है, वो काइंड में भी हो सकता है। ठीक है, तो गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हैं, एसेट भी विड्रॉ कर सकते हैं, कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो ये हमारा क्या होता है, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट अगर आपको बोला गया है, उसका मतलब क्या होता है कि वो हमारी एक्चुअल ड्राइंग्स है, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर आपको ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दिया है, दैट मीन्स वो क्या है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो परमानेंट नेचर का आपने अपनी पूंजी विड्रॉ कर ली है। ठीक है, उस पर अफेक्ट क्या होगा अपना का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये हम देख चुके हैं ड्राइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। चलिए, अब दो केसेस हैं जब आपकी ड्राइंग्स रेगुलर हैं, दैट मीन्स दे आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स। सपोज ये बोला गया क्वेश्चन में कि आप हर महीने 5000 ड्राइंग्स की पार्टनर ने, तो रेगुलर इंटरवल्स पे आपकी ड्राइंग्स हो रही है। ठीक है, तब आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो हमने बहुत डिटेल में बच्चों डिटेल्ड कॉन्सेप्ट में इसका एक एक केस डिस्कस किया है, तो हम लोग केसेस आज डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इसके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको डिटेल में आप भूल गए हैं तो आप जाके एक बार डिटेल्ड वाले कॉन्सेप्ट में ड्राइंग्स का केस रेफर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आज हमें ये पूरा कम से कम टाइम में पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर करना है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में एक एक केस पे नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैंने एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया, अगर आपको कंफ्यूजन हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में तो आप क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो बढ़ते हैं। व्हेन रेगुलर ड्राइंग्स आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स, तो जब रेगुलर ड्राइंग्स होंगी रेगुलर इंटरवल्स पे, तब क्या फॉर्मूला होगा, तब फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो ये हम देख चुके थे। ठीक है, इसमें टोटल ड्राइंग्स आप निकाल लोगे पूरे साल के दौरान कितनी ड्राइंग्स हुई, एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला हमने देखा था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो जो सबसे पहली ड्राइंग की है उसके बाद से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम बचा है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, तो जो आखिरी सबसे लास्ट ड्राइंग की है पार्टनर ने उसके बाद से लेके 31 मार्च ईयर एंड तक कितना टाइम बचा है, ये हम टाइम कैलकुलेट करते हैं और उसको ऐड करते हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज पीरियड। ठीक है, अब अगर इन द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आपको एवरेज पीरियड सपोज मंथ्स में ना देके बोला है डेज में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम मंथ्स में कैलकुलेट करें तो इसलिए मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डेज में दिया है तो यहाँ पे 12 की जगह क्या आ जाएगा, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 की जगह हो जाएगा 365, क्योंकि हमारे एक साल में 365 डेज होते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले में एवरेज पीरियड वीक्स में दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 52, क्योंकि एक साल में 52 वीक्स होते हैं। क्लियर हो गया इतना? तो बस ये फॉर्मूला एक मेन है जो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का याद रखना है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अगर ये आपका मंथ्स में दिया है तो डेज में दिया है तो एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 365, वीक्स में दिया है तो एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 52। क्लियर हो गया इतना? ये रेगुलर ड्राइंग्स का। चलिए अब देख लेते हैं, एक सीबीएसई ने एक गाइडलाइन दी है कि अगर आपको पूरे साल की टोटल ड्राइंग्स दे दी गई हैं, ठीक है, और आपको रेट जो है वो पर एनम में दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो हम क्या अज्यूम करते हैं, अब हमें ये नहीं पता, आपको पूरे साल की ड्राइंग्स दे दी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इतनी ड्राइंग्स की पार्टनर ने। ठीक है, तो अब हमें ये नहीं पता कि उसने हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग की, हर महीने के एंड में ड्राइंग की, या हर महीने के बिगनिंग मिड में ड्राइंग की। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, सीबीएसई ने बोला है कि आपको क्या अज्यूम करके चलना है, दैट पार्टनर हैज विड्रॉन द अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की मिडिल में, मतलब 15 तारीख को विड्रॉ किया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलिए इरेगुलर ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इरेगुलर ड्राइंग्स में हमने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट निकालते थे हम पूरा। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। अगर आपको कैलकुलेशन डेज में करने हैं, यहाँ तो मंथ में हम 1/12 ले लेंगे, अगर डेज में करना है तो यहीं पे 1/365 कर दोगे, वीक्स में लेना है तो 1/52 कर दोगे। ठीक है, तो इरेगुलर ड्राइंग्स का आ गया। चलो तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर रेगुलर ड्राइंग्स है तो क्या फॉर्मूला होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12।
अगर इरेगुलर ड्राइंग्स है तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। ठीक है, तो ये हमारा ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन मैंने इसके बहुत डिटेल में एक एक अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके आपको एक्सप्लेन भी किया है ये फॉर्मूला अप्लाई करके डिटेल्ड वाले कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, अभी वन शॉट रिवीजन में हम इतना इन डेप्थ एक एक केस पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप ऑलरेडी क्वेश्चंस पहले एक बार पूरे देख चुके हैं। ये आपका सेकंड टाइम रिवीजन होना चाहिए जो आप वन शॉट रिवीजन देख रहे हैं आज। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आखिरी 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं, जल्दी से उसको भी कवर कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट था हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स का। तो जैसे हम क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जहां हम एक एक जो हमारी पास्ट एरर्स हुई हैं, ठीक है, अकाउंट्स मेंटेन करते समय उन एरर्स को सुधारते हैं, उनके लिए रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमारा पार्टनरशिप में क्या होता है, हम क्या करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं देखते हैं। Sometimes after closing the accounts of a partnership firm, some errors or omissions in the accounts of the earlier years are noticed। तो कई बार क्या होता है, जब अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं पार्टनरशिप फर्म के, ठीक है, आपकी बैलेंस शीट वगैरह फाइनल हो जाती है, तब एरर या ओमिशन कुछ पिछले सालों के अपनी पुरानी गलतियां हमें सामने नजर आती हैं, उनको नोटिस करते हैं। तब क्या करते हैं, these errors and omissions are given in the question and we have to rectify them by passing a single adjustment entry। तो यहाँ पे हर गलती के लिए हमें अलग अलग एंट्री नहीं करनी, हमें जो भी गलतियां हुई हैं टोटल उनका प्लस माइनस इफेक्ट देके एक नेट इफेक्ट निकालना है, और उस नेट इफेक्ट को लेके हमने सीखा था कि हम किस तरह से सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में हम क्या बनाते थे, आपको याद होगा, एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे। एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद हम अपनी सारी गलतियों का प्लस माइनस इफेक्ट देके क्या निकालते थे, नेट इफेक्ट। और जब हमारा जो नेट इफेक्ट आता था उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते थे, हम जर्नल एंट्री पास करते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, इन दिस केस नेट इफेक्ट ऑफ द एरर्स इज डिटरमिन्ड एंड एन एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड बाय डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद, प्लस माइनस होने के बाद ये देखा जाता था किस पार्टनर को ज़्यादा मिला, किस पार्टनर को कम मिला उन गलतियों के कारण। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपस में पार्टनर्स का क्या कर देते थे, एडजस्टमेंट कर देते थे। उनका कैपिटल अकाउंट जिस पार्टनर को कम मिला है, ठीक है, उसको क्रेडिट कर देते थे, उसको अब दे देंगे। जिस पार्टनर को ज़्यादा मिला है उसको डेबिट कर देते हैं, उससे वापस ले लेंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम पास्ट एडजस्टमेंट्स की एंट्री एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। उसके लिए हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और उसके बाद उसका नेट इफेक्ट निकाल के हम उससे एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, दैट इज एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। इतना क्लियर हो गया? हमने इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से किए हुए हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छे से याद आ गया होगा। पास्ट एडजस्टमेंट्स में क्या होता है, एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या देखे थे हमने एरर एंड ओमिशन में, क्या किस किस टाइप की गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, वो देखे हम देखते हैं। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या हो सकता है कि जो फर्म है वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई, ठीक है, ये गलती हो गई। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो जो पार्टनर्स हैं वो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना भूल गए। ओमिशन ऑफ सैलरी और कमीशन, अब इसमें इसका मतलब क्या है कि ओमिशन हो गया, मतलब फर्म ने पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन जो है फर्म देना भूल गई। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अब पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है, और वो क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड नहीं है तो। लेकिन यहाँ पर फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बल्कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, तो ये भी एक गलती हो गई। ठीक है, तो इसका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 10% इंस्टेड ऑफ 6%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ही देना था पार्टनर्स को, लेकिन फर्म कितना दे बैठी, 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 5% इंस्टेड ऑफ 8%, अब यहाँ पर फर्म को 5% से देना था, 8% से देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन उसने दिया कितना, 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज 6% इंस्टेड ऑफ 8%, अब यहाँ पर फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना चार्ज किया, 6%, बट उसको चार्ज कितना करना चाहिए था पार्टनर से, 8%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज एट द रेट 10% इंस्टेड ऑफ 7%, तो यहाँ पर इस गलती में क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है फर्म ने कितनी चार्ज करी, 10%, उसको चार्ज कितना करना चाहिए था, 7%, तो ज़्यादा चार्ज कर लिया। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, तो कई बार क्या होता है कि जो प्रॉफिट हमारा बचता है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कई बार क्या होता है कि गलत रेशियो में उसको प्रॉफिट को बांट दिया जाता है। एग्जाम्पल 1:1:1 में बांट दिया इंस्टेड ऑफ 3:2:1, तो पार्टनर्स का प्रॉफिट अग्रीड रेशियो जो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वो 3:2:1 था, और पार्टनर्स ने उसको इक्वली बांट लिया, तो ये भी एक गलती हो गई। तो इस तरह की बहुत सारी गलतियां होती हैं बच्चों, इन गलतियों का सुधार
इन गलतियों का निवारण किया जाता है यहाँ पर हम एडजस्टमेंट टेबल में, ठीक है। अपनी सारी पास्ट एडजस्टमेंट्स जो है वो करते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम निकालते हैं नेट इफेक्ट और उसके बाद हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। क्लियर हो गया इतना? चलिए, कॉम्प्रिहेंसिव दैट इज मिक्सचर ऑफ 3-4 एरर्स। तो ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा गलतियाँ आपको इकट्ठी दे दी जाएंगी, एक गलती नहीं, 2 गलती नहीं, उससे ज़्यादा गलतियाँ हैं, तो उनको हम क्या बोल देंगे? कॉम्प्रिहेंसिव एरर्स। आया समझ में? तो ये हो गया आपका पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब एक हम और देख लेते हैं, लास्ट हमारा जो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी मतलब क्या होता है? अश्योरेंस देना, ठीक है, एक तरह से वादा करना, सामने वाले की मतलब प्रॉमिस करना। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट मींस अश्योरेंस ऑफ मिनिमम प्रॉफिट शेयर टू बी गिवन। तो गारंटी यहाँ पर क्या होता है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट में यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को गारंटी देता है, किस चीज़ की अश्योरेंस देता है? कि मिनिमम प्रॉफिट शेयर कितना मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 टाइप्स ऑफ गारंटीज हमने देखी थी। तो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, एक इडियट फर्म है हमारी, उसमें पार्टनर्स कौन कौन है? फरहान, रैंचो, प्रिया और राजू। तो पहला हमने देखा था कि फरहान जो बहुत मेहनती है, उसने कहा इडियट फर्म को कि हे फर्म, तुम प्रॉफिट 1 लाख का कमाती हो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कम से कम 5 लाख का प्रॉफिट तो मैं कमा के दूंगा, और अगर नहीं कमा के दे पाया तो मैं अपनी जेब से दूंगा, लेकिन तुम्हें इस साल मिनिमम 5 लाख का प्रॉफिट होगा। तो ये किस टाइप की गारंटी हो गई? गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय पार्टनर टू फर्म। तो यहाँ पे फरहान जो पार्टनर है वो फर्म को गारंटी दे रहा है। क्लियर है? सेकंड गारंटी थी कि हमारा जो राजू है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उसके पापा बीमार हैं, उसकी बहन की शादी करनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ? फरहान, रैंचो और प्रिया, इन तीनों ने राजू को प्रॉमिस किया, उसको वचन दिया, उसको अश्योरेंस दिया, गारंटी दी कि राजू तुम चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ टूट जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, लेकिन तुम्हें कम से कम 50,000 रुपए का प्रॉफिट तो होके ही रहेगा। नहीं हुआ तो हम अपनी जेब से तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हें कम से कम इतना प्रॉफिट तो होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर बाकी पार्टनर्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। हमने पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय फर्म टू पार्टनर्स। तो यहाँ पर गारंटी ऑफ प्रॉफिट कौन दे रहे हैं? ये सारे पार्टनर्स कलेक्टिवली दे रहे हैं, दैट इज फर्म दे रही है। किसको? राजू को, जो कि एक पार्टनर है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय फर्म टू पार्टनर्स, ठीक है। तीसरी गारंटी हमने क्या देखी थी? कि रैंचो प्रिया को बोल रहा है कि प्रिया तुम चिंता मत करो, तुम्हें कम से कम मिनिमम प्रॉफिट 20,000 रुपए का तो होगा ही होगा, मैं वचन देता हूँ, नहीं हुआ तो मैं कंपनसेट करूंगा। तो ये किस तरह की गारंटी हो गई? गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है मिनिमम प्रॉफिट की, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हमने 3 तरह की गारंटी देखी थी। क्या? पहले जल्दी से रिवाइज करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय पार्टनर टू फर्म, तो फरहान फर्म को गारंटी दे रहा है। दूसरी गारंटी थी कि जो बाकी पार्टनर्स कलेक्टिवली एक पार्टनर को दे रहे हैं, ठीक है, गारंटी। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को दे रहा है। तो ये 3 तरह की गारंटी होती है। अगर, अब एक इंपॉर्टेंट नोट ये है, इफ इन क्वेश्चन 2 और मोर गारंटीज आर गिवन, अगर 2 या 2 से अधिक गारंटी दी हुई है क्वेश्चन में, तो हमें ऑर्डर कौन सा फॉलो करना है? क्वेश्चन सॉल्व करते समय यही ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। देन द प्रेफरेंस ऑफ गारंटीज शुड बी इन द अबव मेंशन्ड ऑर्डर ओनली। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के हमने आज कोशिश की है, जो हमने 5 से 5.5 घंटे में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे इतने डिटेल में। आज हमने कोशिश की है कि 1 से सवा घंटे 1.5 घंटे में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से ब्रशअप करवा दिए, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया आज के 1 शॉट रिवीजन में। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स अब आपका एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। ये एक तरह से आपका बिल्डिंग ब्लॉक है चैप्टर बच्चों, तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है ये चैप्टर, क्योंकि आगे आने वाले टर्म 1 के जो चैप्टर्स हैं, एडमिशन हो, आगे टर्म 2 के चैप्टर्स हैं, डेथ, रिटायरमेंट, ये सब चैप्टर्स आपके इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं पार्टनरशिप के, वो यहाँ से क्लियर करते हुए चलना है। तो 1 शॉट रिवीजन आज हमारा होता है कंप्लीट। आई होप आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी, ठीक है। ये आपको तब देखना है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट रिवीजन में आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस देखने हैं और सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करना है। सेकेंड रिवीजन जब आप करेंगे इस चैप्टर का, तब आपको ये पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, लेकिन आपको सीधे आना है 1 शॉट रिवीजन पे। सारे कॉन्सेप्ट आपको करना है ब्रशअप, और आपको साथ साथ अपने पूरे नोट्स भी बनाते चलना है, अपडेट करते चलना है, ठीक है। जो वो नोट्स जो जिसमें आपके हर चैप्टर का क्रक्स होगा, हर चैप्टर का निचोड़ होगा, ठीक है, वही आपको
पार लगाएंगे, वही आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। बाकी के जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी वन शॉट रिविजन है, वो हम करेंगे मिलकर अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।